हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी की। ऊष्मागतिकी से कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आने के पक्के चांस है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत कम समय में ऊष्मागतिकी का अच्छे से रिवीजन करवाता हूँ, ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऊष्मा रसायन में प्रयुक्त मानक अवस्था की शर्त बताओ। अपने ऊष्मागतिकी में ऊष्मा रसायन चैप्टर ही है, और स्टैंडर्ड स्टेट स्टेट पूछ रहा है, मानक अवस्था पूछ रहा है। मानक अवस्था का मतलब जहां अध्ययन करने के लिए अच्छी परिस्थिति हो। ताप दाब क्या होना चाहिए, जहां हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं वहां दाब क्या होना चाहिए, ताप क्या होना चाहिए। तो ध्यान दो, आपको पता है अपने एनवायरनमेंट का चारों तरफ दाब कितना होता है, 1 एटमोस्फियर होता है। तो दाब तो रखते हैं 1 एटीएम। ताप रखते हैं अपना रूम टेम्परेचर 25 डिग्री मान लो, या कई बार ऑप्शन में 27 डिग्री मान लो। और केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दो, तो यहाँ आ जाएगा 298 केल्विन ताप। तो कई बार केल्विन में भी लिखा आ सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ध्यान देना, जहाँ पर ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं वहाँ पर मानक अवस्था मानते हैं, वो मानते हैं दाब 1 एटीएम हो और ताप 25 डिग्री या 298 केल्विन ताप हो। ऐसा ऑप्शन देखो, ये 25 डिग्री वाला। ध्यान देना, एक आती है एसटीपी और एनटीपी। तो ध्यान देना, आपको जब मोल याद करवाते हैं तब बताते हैं एसटीपी या एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो वहाँ एसटीपी और एनटीपी पर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटीएम दाब लेते हैं। ध्यान देना, मानक अवस्था अलग चीज है, एसटीपी एनटीपी अलग चीज है। एसटीपी एनटीपी पर जब भी मोल ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं V/22.4 लीटर। ये वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तो उस अवस्था को कहते थे एसटीपी या एनटीपी। तो एसटीपी या एनटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दोनों जगह दाब एक ही एटीएम होता है। मानक अवस्था में जो ताप रखा जाता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में मैंने अंतर बता दिया। अच्छा क्वेश्चन है, अपना रिवीजन भी करवा रहा है। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक सिस्टम का तापमान किसमें डिक्रीज होता है, किसमें घटता है। एक निकाय का ताप, रुद्धोष्म संपीड़न, समतापीय संपीड़न, समतापीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार। सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा ताप पे निर्भर करती है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाना है आपको। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऊष्मागतिकी से आता है, तो आप पहले फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लिख लो। अब हमें पता है डेली बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। रुद्धोष्म का मतलब होता है ऊष्मा का आदान प्रदान 0, तो डेली बराबर क्या आ गया, डब्ल्यू। अब ताप घटेगा, अब आपको पता है आदर्श गैस का अध्ययन ऊष्मागतिकी में किया जाता है। इस क्लास का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जब भी देखो 2 की स्पीड में आराम से स्पीड से देख लेना, ताकि आपका समय भी खराब नहीं होगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, केवल ताप पर निर्भर करती है। ताप बदलेगा तो ही आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा बदलेगी। चलो भाई, आंतरिक ताप घट रहा है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा भी घटेगी। आंतरिक ऊर्जा घटेगी कब है, जब इस कार्य का मान यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। अब आपको पता है नेगेटिव कार्य आता कब है, हाँ, कार्य की 2 ही चिन्ह होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। निकाय खुद अपना काम करता है, गैस को फैलाता है, गैस अपने आप बाहर निकलती है। निकाय खुद अपना काम करता है, तो उसमें प्रसार होता है, एक्सटेंशन होता है, और प्रसार का कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। अगर कोई बाहर से काम किया जा रहा है, उसको संपीड़न किया जा रहा है, अपन खुद बाहर निकाय पर काम करते हैं, तो वो होता है संपीड़न। अब उष्मा 0 किया है तभी तो ये आ रहा है, इसका मतलब रुद्धोष्म तो है, उसमें भी आंतरिक ऊर्जा नेगेटिव आनी चाहिए, इसका मतलब प्रसार है। तो इसका आंसर आएगा रुद्धोष्म प्रसार। बहुत अच्छा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम कैसे लगाते हैं ये भी क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, एक निकाय का तापमान किसमें घटता है। सेम ही क्वेश्चन, दोनों ही सेम ही है, 2 और 3 दोनों सेम क्वेश्चन आ गए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से,
कह रहा है एंथैल्पी के संबंध में गलत कथन बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी को एस से लिखते हैं और एंथैल्पी में परिवर्तन को डेल एस से लिखते हैं। चलो भाई, अवस्था फलन है, बिल्कुल सही है। कार्य और उष्मा को छोड़ दो, W और Q को छोड़ दो, बाकी सभी अवस्था फलन ही है। इसका मतलब वो निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करती है। अगला, ये सघन गुण है, यही गलत हो गया। सघन गुण का मतलब बताओ, देखिए एक होता था सघन गुण, गहन गुण, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ये केवल पदार्थ के आंतरिक गुणों पर निर्भर करता है। अगला, इसके उपयोग में लाए गए पथ के लिए स्वतंत्र होता है, हाँ, पथ पर निर्भर नहीं करता, ये एक अवस्था फलन राशि है। इसका मान मूल निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, हाँ, ये विस्तृत गुण है, ये एक्सटेंसिव है, ये मात्रात्मक है, ये मात्रा पे निर्भर करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है कि एंथैल्पी के बारे में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको जरूर आना चाहिए। एक आइसोकोरिक का मतलब होता है समआयतनिक प्रक्रम। इसके लिए किसका मान शून्य होता है? समआयतनिक आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ वॉल्यूम में चेंजिंग 0 हो गया। ये लो, क्यों चेंजिंग क्या होता है, डेल क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक V2 माइनस V1, तो V माइनस V इक्वल टू कितना हो गया, 0। एक ऑप्शन और आ जाता, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का P डेल V, डेल V 0 है तो कार्य भी क्या होगा, 0। तो ध्यान देना, समआयतनिक प्रक्रम में कार्य 0 होता है, आयतन में परिवर्तन भी 0 होता है। ऐसा ऑप्शन देखो, dp तो 0 होगा ही नहीं, हाँ dv 0 होगा, हाँ de 0 कब होगा, जब समतापीय प्रक्रम आएगा, डेल टी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको तो केवल जो हिंट दिया जा रहा है उस हिंट को सीखना है। राइट स्टेटमेंट कौन सा है, एक रासायनिक अभिक्रिया के संभव होने के लिए डेल जी को शून्य होना चाहिए, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, समझिए आप, तब प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः होगा। एंट्रोपी किसी निकाय में कोटि की माप है, देखो एंट्रोपी नहीं बताती, एंथैल्पी बताती है। कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए डेल जी धनात्मक होना चाहिए, नहीं ऋणात्मक होना चाहिए। अगला, किसी विलगित निकाय की संपूर्ण ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, विलगित का मतलब होता है अकेला, और अकेले में हमेशा उष्मा का आदान प्रदान होता ही नहीं है, इसका मतलब उष्मा का आदान प्रदान कितना होता है, 0। चलो भाई, यही स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है किसी समआयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है, तो आपको पता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है NCV डेल्टा टी, फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी। चलो भाई, अगला आपको पता है ऐसे क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन में उष्मा गतिकी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, बिना कहे ही लिख लो समीकरण वहां, डेल ई बराबर Q प्लस W। अब समायतनी का मतलब है कार्य क्या हो गया, 0। अभी भी कहा था समायतनी का मतलब है P डेल V माइनस का, जहां डेल V 0 हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन ही 0 है, वहां पर कार्य क्या हो गया, 0। और जहां कार्य 0 हो गया वहां डेल ई बराबर क्या आ गया, Q। अब यहाँ भैया एक बात बताऊं, अब यहाँ डेली की वैल्यू पॉजिटिव है, अब यहाँ आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए। और आपको पता है इस फॉर्मूले से आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, अगर ताप बढ़ाओगे तो आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। अब ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पॉजिटिव आना चाहिए, ये निर्भर कर रहा है क्यों पर, तो क्यों पॉजिटिव होती कब है, क्योंकि दो चिन्ह होते हैं, एक तो उष्मा अवशोषित हो, एक उत्सर्जित हो, अवशोषित होगी
तो उष्मा में ऊर्जा के में मान में वृद्धि होगी तो पॉजिटिव। अगर उष्मा उत्सर्जित हो रही है तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब बताओ यहाँ क्यू पॉजिटिव होने के लिए अवशोषित होनी चाहिए, तो ये लो अवशोषित उष्मा के बराबर होती है। चलो एक बार दोबारा इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा सीखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट रह जाए, देखो समायतनिक बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए डेल वी जीरो तो कार्य जीरो। अब बताओ डेल ई बराबर क्या बचा, क्यों। अब कह रहा है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव है। तो आंतरिक ऊर्जा आज इस कंडीशन पे किस पे निर्भर कर रही है, क्यों पर। क्यों पॉजिटिव होगा तभी तो डेली क्या आएगा, पॉजिटिव। और क्यों पॉजिटिव आएगा कब, जब उष्मा अवशोषित होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, अवशोषित उष्मा के बराबर। अगला अगला क्वेश्चन आंतरिक ऊर्जा का उदाहरण है, तो ये लो आपको पता है आंतरिक ऊर्जा होती है डेल ई। ये एक पथ फलन नहीं, अवस्था फलन है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें न तो उष्मा ली जाती है न उष्मा दी जाती है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इस प्रक्रम को कहते हैं रुदोष प्रक्रम। एक एक के बारे में बता देता हूँ एक बार। उष्मा गतिकी में कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। समायतनिक का मतलब आयतन स्थिर होता है, तो आयतन में परिवर्तन जीरो होता है। अब जहां आयतन में परिवर्तन जीरो वहां कार्य भी जीरो। तो हर प्रक्रम के लिए आपको उष्मा गतिकी का समीकरण लिखना आना चाहिए आपको, डेल ई बराबर क्यू प्लस ये डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जीरो हो गया, तो बताओ डेल ई बराबर क्या आ गया, क्यू। अगला समदाबी का मतलब होता है डब्ल्यू बराबर पी डेल वी, ये समदाबी है। समतापीय का मतलब है ताप स्थिर है, इसका मतलब ताप में परिवर्तन जीरो है। अब आपको पता है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पे निर्भर करती है, क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, ये लो एन सी वी डेल्टा टी। जब ताप ही स्थिर होगा तो आंतरिक ताप में परिवर्तन जीरो, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा, जीरो। चलो भाई अगला रुदोष प्रक्रम में आपको पता है उष्मा स्थिर रहती है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसका मतलब क्यों जीरो होता है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा सघन गुण है, बोले तो इंटेंसिव है, जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करता है। एंथैल्पी तो है। अब ये तो गहन गुण आ गया, ये तो इंटेंसिव है, ये तो गहन है, इसका मतलब ये तो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करता, ये इंटेंसिव है, ये आंतरिक गुण है, ये गहन गुण है, ये पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करता है। तो एंथैल्पी तो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करती है। द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये हो गया किसको बोलते हैं, डेंसिटी, ये घनत्व है, ये निर्भर नहीं करता, ये किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है, ये पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करता।
पानी की 1 बूंद लोगे तो भी घनत्व एक ही रहेगा, पानी की 100 बूंद लोगे तो भी एक ही रहेगा। द्रव्यमान तो है ही, मात्रा ही है ये तो, और आयतन तो खुद ही क्या है, मात्रा ही है, 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर। तो ऐसा ऑप्शन आएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो। उष्मागतिकी में कौन सा सघन गुण नहीं है? सघन गुण यानी गहन गुण नहीं है। तो ध्यान दो भाई, दाब तो है ही, पदार्थ की मात्रा पे निर्भर। सघन गुण नहीं है, कौन सा नहीं है? अब बताओ। घनत्व तो अभी आया था, घनत्व केवल पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करता है। गलनांक, कवथनांक, ताप, ये केवल पदार्थ के आंतरिक गुण है। आयतन पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करता है। दाब, अब आप ये देख लो, 1 एटमॉस्फेयर दाब है, ये क्या है? ये आंतरिक गुण है, इसका मतलब सघन गुण है, गहन गुण है। तो इनमें से कौन आया? आयतन। तो ध्यान देना, घनत्व, दाब, ताप, अपवर्तनांक, म्यू जिसको कहते हैं, ये सब कौन से गुण होते हैं? गहन गुण। ये आंतरिक गुण होते हैं, ये सघन गुण होते हैं, ये इंटेंसिव है, ये इंटेंसिव है। चलो भाई, अगला। अगले पे ध्यान दो। यदि एक पात्र में द्रव्यमान और उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो तो ये कैसा निकाय कहलाता है? विलगित निकाय, आइसोलेटेड। जहां न तो एक पात्र है, थर्मस, आपने अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा इसका, न तो उष्मा का आदान प्रदान होता, न मास का आदान प्रदान होता। अगला बताओ, कौन एक अवस्था फलन नहीं है? ध्यान दो, अवस्था फलन एंट्रोपी भी है, एंथैल्पी भी है, गिब्स मुक्त ऊर्जा भी है, कार्य और उष्मा नहीं है। यही सही हो गया आंसर। अगला कह रहा है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म का नाम आते ही उष्मा का आदान प्रदान 0 होता है। रुद्धोष्म का मतलब होता है जहां उष्मा का एक्सचेंज नहीं होता। तो इसका आंसर है सी। अगला कह रहा है, कौन सा अवस्था फलन नहीं है? आंतरिक ऊर्जा भी है, एंथैल्पी भी है, एंट्रोपी भी है, कार्य और उष्मा नहीं है। अगला कह रहा है, कौन सा सघन गुण है? द्रव्यमान तो खुद मात्रा पे निर्भर करता है, ये नहीं है। आयतन भी मात्रा पे निर्भर करता है। फ्रेश तनाव किसी लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग की अलग अलग होती है, इसका मतलब ये पदार्थ का आंतरिक गुण है। एंथैल्पी तो है ही, इसका मतलब सी आंसर। कह रहा है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका मतलब जितनी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, ये दोनों भी ऊर्जा ही है, कार्य और उष्मा ऊर्जा ही होती है। तो जितनी ऊर्जा इधर है उतनी ऊर्जा इधर है, मतलब ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका मतलब ऊर्जा न नष्ट होती न उत्पन्न होती, स्थानांतरित होती है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। अगला, तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम केवल ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अगला ध्यान दे, क्या कहना चाह रहा है? हाँ, अब तक क्वेश्चन थे सघन गुण, गहन गुण, उष्मागतिकी की सामान्य परिचय पर, और यहीं से लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा है आपके जेट एग्जाम में। अब बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा में और एंथैल्पी में क्या संबंध होता है, ये दोनों क्या क्या है, पहले सीख लो आप। आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में क्या अंतर होता है? एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन की ऊष्मा को बताती है, ये लो ध्यान देना, ये अभिक्रिया की ऊष्मा को बताती है। इसका मतलब ये हमेशा परिभाषित होती है जब पात्र खुला रखा जाता है, और ज्यादातर अभिक्रियाएं केमिस्ट्री में खुले पात्र में होती है। कुछ भी नहीं कहा जाए ना और उष्मा लिख दे तो उसको आपको एंथैल्पी मानना ही है। और आपको पता है, खुले पात्र का मतलब होता है जितना दाब बाहर का है उतना ही पात्र की सतह का है। इसका मतलब खुले पात्र का मतलब होता है दाब नियत, पी नियत है, बोले तो दाब नियत है। अब ध्यान देना, और नियत दाब पर जितनी उष्मा का आदान प्रदान होता है, इसका मतलब नियत दाब पर जो उष्मा लिखी जाती है उसका नाम होता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की परिभाषा स्थिर दाब पर दी जाती है, स्थिर दाब की उष्मा होती है एंथैल्पी। इसीलिए डेल एच का दूसरा नाम होता है क्यूपी, क्यूपी।
पी का मतलब होता है दाब स्थिर होना, क्यू मतलब है उष्मा, तो यहाँ स्थिर दाब की उष्मा का दूसरा नाम होता है क्यूपी। इधर देखो, डेली ये स्थिर आयतन की उष्मा है, ये लो, ये है स्थिर आयतन की उष्मा। और यहां पात्र को रखा जाता है बंद, ये बंद पात्र है, और बंद पात्र की एक ही पहचान होती है, आयतन स्थिर रहता है। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन कितना होता है, 0, लेकिन आयतन क्या रहता है, स्थिर। अब ध्यान देना, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक उपकरण होता है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर एक स्थिर आयतन का उपकरण होता है, जिसका आयतन हमेशा फिक्स होता है, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर। जब आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा दी जाती है तो बॉम्ब कैलोरीमीटर उपकरण काम में लेते हैं। ये एक स्थिर आयतन का उपकरण है, इसलिए स्थिर आयतन पर जितनी ऊष्मा आदान प्रदान होती है, इसको नाम देते हैं क्यूवी। वी का मतलब है स्थिर आयतन, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो स्थिर आयतन की ऊष्मा होती है उसको आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, स्थिर दाब की जो ऊष्मा होती है उसको एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, अब इन दोनों में सम ध्यान देना, एंथैल्पी में परिवर्तन क्यूपी होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्यूवी होता है। क्यूवी है स्थिर आयतन की उष्मा, क्यूपी है स्थिर दाब की उष्मा। ये दोनों के लिए मैंने दोनों में अंतर बता दिया है। अगर आप अलग अलग फॉर्मूला लिखोगे तो दोनों में ये आता है एन सी डेल्टा टी, और डेली में भी यही आता है एन सी डेल्टा टी, लेकिन एंथैल्पी में सीपी आएगा, आंतरिक ऊर्जा में सीवी आएगा। इसका मतलब ये स्थिर दाब की विशिष्ट उष्मा है, ये स्थिर आयतन की विशिष्ट उष्मा है। इसका मतलब डेल एच के फॉर्मूले में तो पी वाला आएगा क्योंकि ये स्थिर दाब की उष्मा होती है, और डेल ई के फॉर्मूले में सीवी आएगा क्योंकि ये स्थिर आयतन की उष्मा होती है। तो ध्यान देना, ये तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, ऐसा आपके नहीं आएगा। आपके आएगा आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में संबंध क्या होता है, जैसे केपी केसी में संबंध आता है ना, वैसे ही आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में क्या संबंध आता है, तो ये लो, दोनों के बीच संबंध ये होता है डेल एच बराबर डेल ई, ये होता है, ये डब्ल्यू होता है। अब इसकी जगह क्या क्या लिख सकते हो आप बताओ, पी डेल भी लिख सकते हैं अगर आयतन में परिवर्तन है तो, लेकिन दाब आयतन की कभी जानकारी नहीं दी होती है, वहां जानकारी दी होती है अभिक्रिया की, और अभिक्रिया के लिए क्या देखने पड़ते हैं, मोल, उत्पाद के मोल क्या है, अभिकारक के मोल क्या है, तो इसको लिखना पड़ता है डेल एन जी आर टी। केपी केसी में जैसा संबंध होता है वैसा यहाँ भी होता है। डेल एन जी का मतलब है आप उत्पाद के गैसीय मोल देखो और अभिकारक के गैसीय मोल देखो, इसके अलावा आपको ये नहीं करना, उत्पाद और अभिकारक के गैसीय मोल देखना है आपको। चलो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल, ये लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके 2 मोल है, ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ क्रिया करते हैं, ये लो। कह रहा है क्रिया करके का मिश्रण का एक बंद पात्र में कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। यहाँ भी 2 लगा देंगे ताकि 2 और 2 4 हो गया। अब बताओ, चेक करो ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 और 2 4, यहाँ भी 4 होगी। डेल एन जी करो चेक, उत्पाद CO2 गैस है, O2 भी गैस है, CO भी गैस है। बताओ उत्पाद के मोल 2, अभिकारक के कितने हो गए, 2 और 1 3, डेल एन जी क्या आ गया, -1 आ गया। रखो भाई यहाँ, जब भी डेल एन जी माइनस आएगा तो ये लो -RT। अब देखना ऐसे दोनों में आपको कौन बड़ा कौन छोटा आना चाहिए, ये माइनस का RT इधर चला जाएगा, तो ऐसे लिख दूं डेल ई बराबर डेल एच, अब इसमें क्या जुड़ गया, RT। पहले डेल एच बराबर डेल ई था, इसमें RT ऐड होके बाद में डेल ई आ रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन में डेल ई डेल एच से क्या है, ज्यादा। इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। तो एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध आपको चेक करना आना चाहिए। यहाँ डेल ई ज्यादा है किससे, डेल एच से, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी। दोबारा से देखना, यहाँ डेल एन जी चेक करना आना चाहिए आपको, दोनों का में क्या संबंध होता है, ये फॉर्मूला आपको रासायनिक अभिक्रिया के लिए याद रहना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला बताओ भाई, कह रहा है
अभी उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए कौन, देखो अभिक्रिया की प्रकृति बताना कि वो उष्माशोषी होगी या उष्माक्षेपी होगी, ये डेल एच बताता है। एंथैल्पी में परिवर्तन, उष्मा में परिवर्तन, ये डेल एच बताता है। अगर एंथैल्पी में परिवर्तन नेगेटिव है, इसका मतलब उष्मा बाहर निकल रही है, उष्मा में ऊर्जा के मान में क्या आ रही है, धीरे धीरे कमी, इसका मतलब ये प्रक्रम उष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। और अगर उष्मा ऐड हो रही है, योग हो रहा है, तो उसका मान पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये अभिक्रिया उष्माशोषी है। तो उष्माशोषी और उष्माक्षेपी में आपको अंतर आना चाहिए। अगला क्या कह रहा है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, ए। अगला कह रहा है डेल एच और डेल ई में क्या संबंध होता है, तो डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी। अब पी डेल वी की जगह डेल एन जी आर टी भी आ सकता है, लेकिन आप ये याद रखो पी डेल वी की जगह क्या लिखा जा सकता है, डेल एन जी आर टी लिखा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला स्थिर ताप व दाब पर दी गई अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है, डेल एच और डेल ई में संबंध निकालो। 2 - 3/2, 1 + आपको क्या कहेंगे 3/2, कितना बचा, 2 में से चला गया 1.5, तो कितना बचा, पॉजिटिव का हाफ बचा, लेकिन यहाँ मोल ही एक ही है, ये लो। उत्पाद गैस का उत्पाद मोल कितना दे रखा, 1, अभिकारक का -3/2, कितना बचा, माइनस का हाफ। डेल एन जी माइनस में आ रहा है, ये लो, डेल एच बराबर डेल ई माइनस का हाफ आर टी, ले जाओ इधर। तो बताओ डेल ई बराबर क्या बना, डेल एच प्लस हाफ आर टी। तो भैया डेल ई डेल एच से ज्यादा हो गया, तो डेल ई डेल एच से ज्यादा हो गया, सी ऑप्शन आ गया। अगला कह रहा है बम कैलोरीमीटर है, एक बम कैलोरीमीटर नाम आते ही ये स्थिर आयतन का उपकरण होता है, इसके लिए डेल भी 0 होता है, आयतन में परिवर्तन 0 होता है, और आयतन में परिवर्तन 0 तो कार्य भी 0। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करने का उपकरण होता है, ये स्थिर आयतन का उपकरण होता है। अब कह रहा है 1 मोल जिंक रज की क्रिया 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाए, तो ये लो, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, आकर्षण हो रहा है, तो ये एक प्रकार का उष्माक्षेपी प्रक्रम है, उष्माक्षेपी प्रक्रम। तो बताओ भैया अगला क्या कर रहा है, उष्मा बाहर निकल रही है इसका मतलब ताप में क्या आ रही, कमी, ताप घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी घटेगी, क्योंकि उष्मा उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है, ये उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। उष्मा का बाहर निकलना मतलब लगातार टेम्परेचर में क्या आ रही है, कमी, तो आंतरिक ऊर्जा में भी क्या आएगी, कमी, इसका मतलब ताप क्या होगा, कम, ताप धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। तो भैया ऐसे ऑप्शन में कार्य 0 हो जाएगा और आंतरिक ऊर्जा 0 से क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ताप में लगातार क्या आएगी, धीरे धीरे टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगला एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में क्या संबंध सत्य नहीं है, ये पढ़ना लास्ट में, ये लो। तो बताओ डेल एच बराबर पी डेल वी तो होता है, ये बिल्कुल सही है। डेल एच बराबर पी डेल वी की जगह एनआरटी लिखा जा सकता है, ये भी सही है। बताओ ये नेगेटिव चिन्ह नहीं आ सकता। और अगर आप इस पी डेल वी को ले जाओ इधर, तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। चलो भाई, तो ये वाला बिल्कुल क्या है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला कहना चाह रहा है लेवोजियर या लाप्लास का सिद्धांत बताना आपको। तो देखो 2 नियम आएंगे, एक हैस का नियम आएगा, एक लाप्लास या लेवोजियर का नियम आएगा। बहुत इजी है भाई, लाप्लास या लेवोजियर दोनों एक ही है भाई, ये दोनों का नियम है। क्या कहता है, देखो भाई H2O का विघटन कर दो H2 और हाफ O2 में, तो किसी एक कंपाउंड को यौगिक को अपने घटकों में तोड़ने के लिए जितनी ऊष्मा बाहर से देनी पड़ेगी ना, उतनी ऊष्मा घटक आयनों से उसको वापस बनाने के लिए बाहर निकलेगी। अगर किसी यौगिक को अपने घटक आयनों में तोड़ने के लिए अगर प्लस की x ऊष्मा दी जाती है, तो उसी घटकों से वापस वो यौगिक बनाने के लिए जब आकर्षण होगा तो उतनी ऊष्मा बाहर निकलेगी। इसका मतलब यहाँ प्लस एक्स है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, -x। ये प्लस का 100 कैलोरी है तोड़ने के लिए, तो जब आकर्षण होगा तो माइनस का 100 कैलोरी बाहर निकलेगा। इसका मतलब है
एक विघटन की उष्मा एक यौगिक के निर्माण की उष्मा के बराबर होती है, बस चिन्ह विपरीत होता है। अभिक्रिया जस्ट उल्टी होती है तो अभिक्रिया उष्मा का चिन्ह व्यतिक्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, बहुत बढ़िया। अगला, तो यहाँ ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है कि उष्मा और ऊर्जा सदैव क्या रहती है, नियत रहती है। अगला कह रहा है रिएक्शन में क्या बताना है, तो कह रहा है निम्न अभिक्रिया के लिए डेल एन जी। देखो भाई, उत्पाद के गैसीय मोल कितने हैं, 2, अभिकारक के कितने हैं, 3 और 1 4, कितना आया -2, ऐसा ऑप्शन ए की है बी। तो डेल एच और डेल ई में संबंध आपको आना चाहिए भाई। अगला कह रहा है किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ये है, तो बताओ एक गैसीय अभिक्रिया के लिए क्या है, तो ये लो पहला ऑप्शन, हमेशा बड़ा नहीं, डेल ई ज्यादा होगा डेल एस से तभी संभव है जब उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से अधिक हो। नहीं, उत्पाद ज्यादा होंगे अभिकारक कम होंगे तो डेल एन जी 0 से ज्यादा होगा, डेल एन जी पॉजिटिव होगा तो डेल एच ज्यादा होगा डेल ई सी। चलो भाई अगला, ये गलत है भाई। हाँ, डेल ई ज्यादा होगा तभी जब उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से क्या हो, कम। और ऐसा ऑप्शन है भाई, ऐसा ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन है भाई, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अभिक्रिया में परिणामी ऊष्मा परिवर्तन समान रहेगा चाहे वो अभिक्रिया एक पद में हो और चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो। तो ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया चाहे एक स्टेप में पूरी हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो, कुल अभिक्रिया उष्मा का मान सदैव नियत रहेगा। ये लो देखो, एक अभिक्रिया चाहे ए से डायरेक्ट चला जाए डी में, यहां मान लो 50 कैलोरी उष्मा है, अब ये सीधी नहीं हो, पहले बी बने फिर सी बने फिर डी बने, तो इनका मान भी, इन तीनों का जोड़ भी 50 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब एक सीधी अभिक्रिया की उष्मा एक से ज्यादा पदों में होने वाली अभिक्रिया की उष्मा के बराबरी होती है। इसका मतलब एक अभिक्रिया की उष्मा इस बात पे कतई डिपेंड नहीं करती कि भाई एक अभिक्रिया चाहे एक स्टेप में हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो, अभिक्रिया की टोटल उष्मा हमेशा नियत रहती है। ये इस बात पे डिपेंड कतई नहीं करती कि एक पद में हुई है या एक से ज्यादा पद में हुई है, टोटल अभिक्रिया की उष्मा हमेशा नियत रहती है। ये है किसका नियम, हैस का नियम। लाप्लास का नियम तो क्या था, आप आगे जाओगे वही उष्मा पीछे जाने वाली अभिक्रिया की होगी, आगे जाने वाला चिन्ह अगर पॉजिटिव है तो पीछे जाने वाला नेगेटिव होगा। वो अभिक्रिया की उष्मा के चिन्ह को बताता है, वैल्यू को बताता है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। हेस का नियम कहता है कि भैया कोई अभिक्रिया एक स्टेप में हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो, टोटल अभिक्रिया की उष्मा नियत रहती है। हेस का उष्मा स्थिति संकलन का नियम किस पर आधारित है, वही ऊर्जा संरक्षण बोले तो उष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। अगला, तो इनको आपको देखना है एक बार उष्मा गतिकी में, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए भाई। अगला कह रहा है अभिक्रिया की स्थिर ताप दाब पर होती है, तो कह रहा है डेल एच एवं डेल ई के लिए एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक। डेल एन जी चेक कर लो, उत्पाद के मोल 2 अभिकारक के 4, डेल एन जी आ गया -2, माइनस आते ही भैया डेल ई ज्यादा होगा डेल एस से, तो डेल ई ज्यादा होगा डेल एस से। बताओ कौन सा समीकरण सही है, तो डेल ई, ध्यान रखना केमिस्ट्री में आंतरिक ऊर्जा को डेल यू भी लिखा हुआ आ सकता है, तो डेल ई बराबर क्यू प्लस ये डब्लू, ये फॉर्मूला यही आया है पिछली बार जेट में, तो डेल ई बराबर क्यू प्लस ये डब्लू, तो ये लो सी स्टेटमेंट सही है। हेस का नियम, हेस का नियम आता है किसी भी प्रकार की अभिक्रिया उष्मा ज्ञात करने के लिए कि अभिक्रिया की उष्मा कैसे ज्ञात की जाती है। अब चाहे वो अभिक्रिया की उष्मा हो चाहे संभवन उष्मा हो चाहे संकरण उष्मा हो, कोई सी भी उष्मा हो। अगला कह रहा है जहां जहां ऑक्सीकरण होता है ये कहलाता है दहन, और दहन में हमेशा उष्मा बाहर निकलती है, इसका मतलब दहन वाला प्रक्रम हमेशा कैसा होता है, उष्मा छेपी। तो दहन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यहाँ उष्मा हमेशा बाहर निकलती है। अगला कह रहा है आदर्श गैस के, कह रहा है आदर्श गैस
समतापी प्रसार में इसकी, ध्यान देना, समतापी आते ही डेल टी जीरो हो गया तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी जीरो हो गया। तो अब आपको पता है डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्लू। अब आपको पता है एंथैल्पी ताप पे निर्भर करती है, अभिक्रिया की ऊष्मा या एंथैल्पी केवल डिपेंड करती है ताप पर। अगर ताप स्थिर हो गया ना तो भैया अभिक्रिया की एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो भैया आंतरिक ऊर्जा तो जीरो हो गई, एंथैल्पी क्या हो रही है, कम नहीं। हाँ, एंथैल्पी अप्रभावित रहती है क्योंकि एंथैल्पी निर्भर करती है ताप पर। तो अगर ताप ही चेंज नहीं हो रहा है, समतापी है, तो भैया एंथैल्पी भी चेंज नहीं होगी। ऐसी इक्वेशन हम वीडियो में लेके आ रहे हैं ताकि आपका किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगता है वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक उष्मा गतिकी का वीडियो हम और लेके आएंगे छोटा, ताकि आगे का पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाए। थैंक यू।